दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग मात्र होगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो म्यूजिक अरसा 777 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले दिन ध्रुव वेन और गॉर्डन को अपने चाचा बॉबी के घर ले गया। ध्रुव को अपने अंकल बॉबी और आंटी करेन के बारे में इतना पता था कि उनसे सीधा मुआवजा मांगना बेकार है। इसलिए पिछली रात ही उसने रिवर सिटी के सबसे बढ़िया वकील से संपर्क कर लिया था और समझौते का नोटिस भिजवा दिया था। दूसरी तरफ से कहा गया कि पहले हुए समझौते के चलते इस मामले में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वकील को भी शू सिटी के लिए रवाना हो जाना था ताकि केस जल्दी से सुलझाया जा सके। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों से कोर्ट में मदद के रिश्ते भी लगाए। जवाब ये था कि अगर सबूत पक्के हैं तो मामला जल्दी निपट जाएगा। चाचा बॉबी का घर शू सिटी के बाहरी इलाके में था। 3 मंजिल का यह घर खुद उन्होंने और ध्रुव के पिता ने मिलकर बनवाया था। यानी आधा घर असल में ध्रुव का था, लेकिन जब उसकी कस्टडी बॉबी को मिली तो घर अपने आप उनके नाम हो गया। ध्रुव, वैन और गॉर्डन जल्द ही उस घर पहुंचे। आंगन में दाखिल होते ही देखा कि आंटी करेन फूलों को पानी दे रही थीं। जैसे ही उन्होंने ध्रुव को देखा, खींच करके अंदर चली गई। ये साफ था कि वो ध्रुव का स्वागत नहीं करना चाहती। ध्रुव ने वेन और गॉर्डन को घर के अंदर ले लिया। शनिवार था तो बॉबी का 4 सदस्यीय परिवार घर पर ही मौजूद था। चाचा बॉबी, चाची करेन और उनके बच्चे फेलिसिया और क्विन। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्रुव को देखा, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने काम में लगे रहे और टीवी देखते रहे। ध्रुव मुस्कुराते हुए लिविंग रूम के बीच में खड़ा हो गया। उसने एक पेपर उठाया और कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, बॉबी, ये वही एग्रीमेंट है जिस पर तुमने साइन किए थे। मुआवजा जल्दी दे दो। मैं तुमसे ज्यादा झंझट नहीं करूंगा। ये घर मुझे नहीं चाहिए। इसे मैं पिछले सालों के रहने के किराए में छोड़ रहा हूं। अब ध्रुव ने उन्हें अंकल बॉबी नहीं, बस बॉबी कहकर पुकारा। इतने सालों तक उनके साथ रहकर उसका दिल टूट चुका था। बॉबी ने नाराजगी से कहा, कौन सा एग्रीमेंट, कौन सा मुआवजा? मुझे कुछ नहीं पता। ध्रुव, आंटी सैली और बाकी लोगों की बकवास पर मत जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव ने हल्की हंसी के साथ कहा, बॉबी, तुम्हें नहीं लगता कि सच्चाई को झुठलाना बेकार है? ये सब लिखा हुआ है और कोर्ट में रिकॉर्ड पर भी है। क्या तुम्हें लगता है कि बस इनकार कर देने से काम चल जाएगा? बॉबी चुप रहा, लेकिन करेन गुस्से में चिल्लाई, ध्रुव, तुमने शर्म नाम की चीज खो दी है। क्या तुम्हें लगता है कि इतने सालों तक हमने तुम पर कुछ खर्च नहीं किया? हमने तुम्हें खाना, कपड़े और हर जरूरत दी। तुम्हारे माता पिता का मुआवजा तुम्हारे ऊपर खर्च हो चुका है। एक पैसा भी नहीं बचा। ध्रुव आराम से एक स्टूल खींचकर बैठ गया। उसने शांत आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, आओ हिसाब लगाते हैं। मुझे समझाओ कि मैंने किशोरावस्था में 2 मिलियन कैसे उड़ा दिए। अगर तुम मुझे एक ठोस हिसाब दे सको तो मैं पैसे वापस नहीं मांगूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि खाना, कपड़े और बाकी जरूरी चीजें मुफ्त में आती हैं? करेन ने तंज भरे लहजे में कहा। ध्रुव ने शांत मगर तीखे स्वर में जवाब दिया, मुझे याद है कि जब मैं यहां रहा तो मैंने आपका बचा हुआ खाना खाया और फेलिशिया के पुराने कपड़े पहने। आपने मुझे लड़कियों के कपड़े पहनाकर स्कूल भेजा और अब आप ये कहने की हिम्मत कर रही हैं कि आपने मुझ पर पैसे खर्च किए। जहां तक बाकी जरूरतों की बात है, क्या आपने कभी मेरी पढ़ाई के लिए एक पैसा दिया? ये सब आंटी सैली और आंटी डायना ने किया था, समझी? करेन चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने झेंपते हुए कहा, वैसे भी तुम्हारे माता पिता का पैसा कुछ साल पहले ही खर्च हो चुका है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ध्रुव ने कॉफी टेबल पर रखा एग्रीमेंट उठाया और उसे दिखाते हुए बोला, ध्यान से देखो, इसमें साफ साफ लिखा है और बॉबी ने खुद इस पर साइन किए हैं। कोर्ट में इसका रिकॉर्ड है। अगर तुमने इसे पूरा नहीं किया तो मैं सीधा कोर्ट चला जाऊंगा। जाओ, जो करना है करो।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी पैसा तो खत्म हो ही चुका है, करेन ने बिना डरे कहा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छी तरह सोच लो, ये सबूत और कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ तुम्हारी हार तय है। जब तुम्हें बेईमान निष्पादक करार दिया जाएगा, तब न सिर्फ तुम्हारी संपत्तियां जब्त होंगी, बल्कि इसका असर फेलिशिया के काम पर भी पड़ेगा। ध्रुव का इतना कहना था कि बॉबी और करेन का चेहरा उतर गया। ध्रुव को पता था कि उसकी कजिन फेलिशिया शू सिटी के एक बैंक में काम करती थी। अगर उसके माता पिता को बेईमान घोषित किया गया तो बैंक में उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। बैंक भरोसे को सबसे ज्यादा महत्व देता है और ऐसी स्थिति में फेलिशिया को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जा सकता था। यह सोचकर फेलिशिया घबरा गई। उसने अपने माता पिता को गुस्से भरी नजरों से देखा। ध्रुव, ये सब बंद कर दो। अगर तुमने फेली के काम में दखल दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, बॉबी ने धमकी दी। बचपन में बॉबी ध्रुव को मारता पीटता था। यही वजह थी कि ध्रुव हाई स्कूल के बाद भी बॉबी को लेकर थोड़ी झिझक महसूस करता था। हालांकि आज मामला अलग था। उसने बॉबी की तरफ देखा और कहा, बॉबी, तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे सजा दोगे? क्या तुम मुझे वैसे ही मारोगे जैसे बचपन में मारा करते थे? चलो कोशिश करके देख लो। यह कहने के बाद ध्रुव का मुस्कुराता चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बॉबी की धमकी ने उसे उसके कड़वे बचपन की याद दिला दी। उस समय जब भी बॉबी कोई गलती करता तो वह उसका इल्जाम ध्रुव पर डाल देता और फिर ध्रुव की बेरहमी से पिटाई होती थी। जब भी परिवार का मूड खराब होता तो वे ध्रुव की पिटाई करके अपना गुस्सा निकालते थे। वे उसे मारने के लिए एक पतली छड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे उसके शरीर पर घाव होना आम बात थी। जूनियर हाई स्कूल के दौरान जब उसने छात्रावास में रहने की इजाजत मांगी, तब जाकर हालात थोड़े सुधरे। छुट्टियों में भी वह शायद ही घर आता। वह या तो आंटी सैली के घर जाता या आंटी डायना के पास। सीनियर हाई स्कूल में वह पूरी तरह आंटी सैली के घर रहने चला गया और इस तरह उसने इस दर्द भरे परिवार को पीछे छोड़ दिया। ध्रुव के जवाब देने के बाद उसका मुस्कुराता चेहरा गंभीर हो गया। यह देखकर बॉबी और उसका परिवार अचानक दबाव महसूस करने लगा। वे उसे हैरानी से देख रहे थे। हालांकि उन्होंने ध्रुव को कई सालों से नहीं देखा था, फिर भी उनकी नजरों में ध्रुव वही पुराना दब्बू लड़का था। जब वह बॉबी और करेन से मिलता तो वह हमेशा चुपचाप उनकी बात मान लेता। फेलिशिया और क्विन के सामने भी वह सतर्क रहता था। ये सब उनके सालों के दुर्व्यवहार का असर था। पहले ध्रुव बॉबी और करेन की बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कभी करता भी तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। आज जब वे पहली बार ध्रुव से मिले तो उन्हें लगा कि वह अब भी वैसा ही है। यहां तक कि अगर ध्रुव अपने साथ 2-4 लोगों को भी ले आता तो भी वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें विश्वास था कि ध्रुव जैसे डरपोक लड़के में इतना साहस नहीं होगा कि वह उनसे टकरा सके। लेकिन आज ध्रुव ने न सिर्फ उनका विरोध किया, बल्कि व्यंग्यात्मक लहजे में बात भी की। यह विरोधाभास बॉबी के लिए असहनीय था। उसने इस बदलाव को मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में बॉबी ने कॉफी टेबल पर जोर से थपकी दी, खड़ा हुआ और ध्रुव की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, ध्रुव, ये मत समझना कि अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं तुम्हें मारने से डरूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो? मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा अभिभावक। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें पूरे आंगन में पीटने की हिम्मत की थी और आज भी कर सकता हूं। क्विन, जो अब तक चुप था, इस बीच ध्रुव की तरफ गुस्से से देखने लगा। क्विन और ध्रुव साथ बड़े हुए थे। उम्र में सिर्फ 1 साल छोटे होने के बावजूद क्विन हमेशा ध्रुव को तंग करता था। अपने माता पिता की मदद से वह ध्रुव को अक्सर बलि का बकरा बना देता था। क्विन हर बात का दोष ध्रुव पर डालता और उसकी जगह ध्रुव की पिटाई होती। इस सब का असर यह हुआ कि क्विन के सामने ध्रुव हमेशा डरा हुआ रहता।
अब जब क्विन 20 साल का हो गया था तो भी वह हाई स्कूल के बाद किसी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाया। वह समाज में इधर उधर भटकता रहा और कुछ बुरी संगत में पड़ गया, जिससे उसमें घमंड आ गया। जब ध्रुव उनके घर पैसे मांगने आया और इस तरह उनसे टकराया तो क्विन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। क्विन की मां करेन ने उसे समझाया था कि ये पैसे भविष्य में उसकी शादी और घर खरीदने के लिए रखे गए हैं। करेन का मानना था कि इन पैसों से ध्रुव का कोई लेना देना नहीं है। क्विन ने गुस्से से कहा, ध्रुव, अगर तुमने मेरे डैड के साथ दुर्व्यवहार किया तो मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ असभ्य होना पड़ेगा। फिर इसका दोष मुझ पर मत डालना। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और क्विन की ओर देखकर बोला, क्विन, चुप रहो, बदमाश। मैं बाद में तुम्हारे साथ हिसाब कर लूंगा। क्विन गुस्से से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, लानत है, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम मार खाने की बात कर रहे हो क्या? वह ध्रुव को मारने दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ एक बड़े हाथ ने उसे सोफे पर इस तरह दबा दिया कि वह हिल भी नहीं सका। क्विन ने गुस्से से पूछा, अरे तुम कौन हो? अगर अभी मुझे नहीं छोड़ा तो मैं यह तय कर दूंगा कि तुम शू सिटी से बाहर ना जा सको। यकीन है मेरी बात पर? चाहे क्विन कितना भी कोशिश कर ले, वह उस बड़े हाथ से छूट नहीं पा रहा था। गॉर्डन ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस और जोर से उसे दबा दिया। क्विन को घुटन होने लगी और वह गालियां देना बंद कर सिर्फ हवा में हाथ हिलाने लगा। गॉर्डन, जो एक विदेशी भाड़े का सिपाही रह चुका था, के लिए क्विन जैसे गैंगस्टर से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं था। क्विन को यूं दबा हुआ देखकर उसके पास बैठी कैरेन ने खड़े होकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी वैन ने आकर उसे पीछे धकेल दिया। कैरेन इतनी जोर से गिरी कि सीधा सोफे पर जा पहुंची। यह सब देखकर बॉबी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह खड़ा हुआ और कोई हथियार ढूंढने लगा। उसकी पत्नी और बेटे को धमकाया जा रहा था। यह देखकर वह शांत कैसे रह सकता था? ध्रुव ने उसे चेतावनी दी, बॉबी, बैठ जाओ। ये दोनों विदेश में भाड़े के सैनिक रह चुके हैं। इन्होंने युद्ध में खून खराबा देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें हरा सकते हो? बॉबी की आंखें वैन और गॉर्डन की ओर घूमी और उनका खतरनाक अंदाज देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वैन और गॉर्डन के चेहरे पर वह खून खराबे वाली आभा थी जो किसी जंग में तपे हुए आदमी के पास होती है। तुरंत ही बॉबी और उसका परिवार डर से कांपने लगा। वे इस तरह की डरावनी आभा का सामना नहीं कर सकते थे। बॉबी ने घबराकर पूछा, ध्रुव, तुम चाहते क्या हो? ध्रुव ने ठंडे लहजे में कहा, मैं सिर्फ अपना हक और मेरे माता पिता का मुआवजा वापस चाहता हूं। जहां तक इस घर की बात है, इसे मैं इस बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया समझूंगा कि जब मैं यहां रहा तुमने मुझे खत्म नहीं किया। अगर तुमने उस वक्त ज्यादा निर्दयी होकर कदम उठाया होता तो शायद आज ध्रुव यहां खड़ा न होता। कैरन गुस्से से बोली, पैसे हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हमारी जान है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना दम है कि तुम हमें कुछ कर सको। यह पैसा क्विन की शादी और घर खरीदने के लिए रखा था। अगर यह चला गया तो बिना नौकरी के क्विन का भविष्य क्या होगा? साथ ही इस पैसे पर हर साल बहुत ज्यादा ब्याज भी बनता है। इसे देने का मतलब है अपने परिवार की जिंदगी मुश्किल में डालना। इसलिए यह पैसा ध्रुव को देना उनके लिए नामुमकिन था। बॉबी तो पहले ही मानने का मन बना चुका था। आखिर सामने वाले ताकतवर थे और ध्रुव के साथ आए दोनों लोगों से निपटना आसान नहीं लग रहा था। लेकिन जब उसने कैरन की बात सुनी तो उसे होश आया। हाँ, अगर उन्होंने ध्रुव को पैसे नहीं दिए होते तो क्या ध्रुव कुछ कर सकता था? तो क्या हुआ अगर वे विदेश में भाड़े के सैनिक थे? वैसे भी वे अब यहां थे, विदेश में नहीं। क्या वे वाकई मारने की हिम्मत कर सकते थे? बॉबी ने कहा, ध्रुव, पैसे तो खर्च हो चुके हैं। तुम कुछ भी करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और याद रखो, मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूं। तुम्हारे अभिभावक के तौर पर इस पैसे का प्रबंधन करना मेरा हक है। ध्रुव यह सुनकर हंसने लगा। दूसरे चाचा?
अभिभावक, उसने ठंडे लहजे में कहा। बॉबी, क्या तुम्हें पता है अभिभावक का मतलब क्या होता है? क्या तुम इस लायक हो? और मान भी लिया कि तुम मेरे अभिभावक थे, तो भी अब मैं 18 से ऊपर हूं। तुम अब मेरे अभिभावक नहीं रहे। और ये पैसे वापस देने की बात, ये तुमने खुद उस कागज पर लिखकर साइन किया था। तुमने कहा था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो ये पैसे वापस करोगे। मैं तो ब्याज भी नहीं मांग रहा। बॉबी ने जोर देकर कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ध्रुव ने शांति से कहा। ठीक है, मैंने रिवर सिटी के सबसे अच्छे वकील को हायर किया है। शायद आज दोपहर तुम्हें कोर्ट से समन मिल जाएगा। सोच लो। बॉबी एकदम चुप हो गया। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो क्विन का भविष्य खत्म हो सकता है। अगर पैसे नहीं दिए और ध्रुव ने केस कर दिया तो ध्रुव के पास जो सबूत हैं उससे वे हार ही जाएंगे। और अगर यह सब उनकी बेटी फेलिसिया के काम पर असर डाले तो यह और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक तरफ बेटे का भविष्य दांव पर था, दूसरी तरफ बेटी का करियर। बॉबी और कैरन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लिविंग रूम में कुछ देर खामोशी रही। ध्रुव ने कोई जल्दी नहीं की। वह आराम से कुर्सी पर बैठा रहा, मानो उनके फैसले का इंतजार कर रहा हो। अचानक कैरन ने फैसला किया। उसने कहा, ध्रुव, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारे पास नहीं है। तुम केस कर लो। हमें सजा भी मिल जाए तो भी हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे अभी मार दो। यह सुनकर बॉबी ने राहत की सांस ली। कैरन ने जो तय कर लिया वही होगा। फेलिसिया रोने लगी। उसने कहा, मां, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? कैरन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार फेलिसिया एक बेटी थी। शादी के बाद वह दूसरे घर चली जाएगी। बेटा ही तो होगा जो उनकी देखभाल करेगा और उनके बाद उनकी जिम्मेदारियां निभाएगा। तो जाहिर है उन्होंने पैसे को चुना। ध्रुव खड़ा हुआ और बोला, चूंकि आपने पैसे न लौटाने का फैसला किया है तो कोर्ट से समन का इंतजार कीजिए। मैं आपसे और बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। और यह कहकर वह बाहर निकल गया। सच तो यह है कि ध्रुव को पहले से ही पता था कि बॉबी और उसकी पत्नी ऐसा ही निर्णय लेंगे, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पहले ही इसका अंदाजा था, इसलिए उसने पहले ही वकील से संपर्क कर लिया था और उसे जल्दी बुला लिया था। अब चलो दूसरे मामले की बात करें, ध्रुव ने कहा। वह खड़ा हुआ और क्विन और गॉर्डन की ओर बढ़ा। गॉर्डन, जिसका हाथ क्विन की छाती पर था, उसने सीधा क्विन के कपड़ों को पकड़कर उसे सोफे से उठा लिया। क्विन पहले ही डर से जड़ हो चुका था। गॉर्डन की जो किलर वाइब्स थीं, वो सीधा उसी पर फोकस थीं। हालांकि वह अपने छोटे से काउंटी में गैंगस्टर जैसा था और कुछ झगड़ों में शामिल रहा था, लेकिन गॉर्डन जैसे प्रोफेशनल की प्रेजेंस सहन करना उसके बस में नहीं था। ध्रुव ने कहा, क्विन, बचपन की बातों पर मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आंटी सैली को छूने की हिम्मत कैसे की, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। क्विन ने कांपते हुए कहा, ध्रुव, अगर दम है तो मुझे अपने लोगों को बुलाने दो। मैं वादा करता हूं कि तुम शू सिटी से बाहर नहीं निकल पाओगे। यह सोचकर कि उसके कुछ जानने वाले गुंडे उसका साथ देंगे, वह अब भी ध्रुव को धमका रहा था। थप्पड़! ध्रुव ने क्विन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। हालांकि उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन ध्रुव की मौजूदा ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। क्विन का चेहरा तुरंत सूज गया। उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगा। ध्रुव, पागलपन मत करो, तुम कानून तोड़ रहे हो, बॉबी ने चिल्लाते हुए कहा। ध्रुव ने जवाब दिया, ओ, तो आपको पता है कि कब कानून तोड़ते हैं? जब आप मेरे माता पिता का मुआवजा रोक रहे थे, तब क्या आप कानून का पालन कर रहे थे? अपने बेटे का सूझा हुआ चेहरा देखकर कैरन ने गुस्से में अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन वैन ने झपट लिया और जमीन पर फेंक दिया। थप्पड़! ध्रुव ने फिर से क्विन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। इस बार उसके चेहरे के दोनों तरफ सूजन आ गई
और वह गुब्बारे जैसा लगने लगा। ध्रुव के 2 थप्पड़ों के बाद क्विन की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द सहा नहीं जा रहा था। बॉबी और कैरन दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें पूरी तरह से काबू में कर लिया गया था। ध्रुव ने कहा, चलो और कुछ बोलो, कुछ और बड़ी बातें करो। क्विन ने रोते हुए चुपचाप ध्रुव की ओर देखा। क्या हुआ? अब हिम्मत नहीं बची? फिर आंटी सैली को मारने की हिम्मत कहां से आई? ध्रुव की आवाज में सख्ती और आंखों में ठंडक थी। क्विन कुछ नहीं बोला। बोलो! ध्रुव गुस्से में दहाड़ा। बॉबी का पूरा परिवार इतना डर गया था कि कांपने लगा। क्विन ने घबराते हुए कहा, मैंने मारा नहीं था, बस हल्का सा धक्का दिया था। अब वह सच में डर गया था। 2-3 साल बाद ध्रुव से मिलकर उसे लगा जैसे वह पूरी तरह बदल चुका है। ये बदलाव उसे डरा रहा था। ध्रुव ने आंखों में सख्ती लिए पूछा, बस हल्का सा धक्का? फिर उसकी कमर में इतनी बुरी चोट कैसे लगी कि वह आधे महीने तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाई? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, क्विन ने कांपते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता? ध्रुव ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे सीधे देखा। मुझे सच में नहीं पता ध्रुव, मैं गलत था, प्लीज मुझे छोड़ दो, क्विन चिल्लाया। क्विन अब दया की भीख मांगने लगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव का दबाव उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। ध्रुव ने हल्की मुस्कान दी और फिर उसे छोड़ दिया। गॉर्डन ने भी क्विन को छोड़ दिया, जिससे वह सीधे सोफे पर गिर गया। क्विन वहीं बैठा रहा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ध्रुव ने बॉबी की ओर देखा और कहा, सुनो बॉबी, सच बताऊं तो मुझे पैसे की कोई खास परवाह नहीं है। मैं तो शुरू में इससे बचना चाहता था, लेकिन क्विन ने मेरी आंटी सैली को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, और अब जो हो रहा है उसमें तुम्हारी ही गलती है। इसलिए अगर तुम पैसे जल्दी ट्रांसफर कर सकते हो तो कर देना। याद रखना, दोपहर तक कोर्ट तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर देगा। अब कोर्ट में मिलते हैं। ध्रुव ने यह कहते ही बैठक कक्ष से बाहर कदम रखा। गॉर्डन और वैन भी उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। बॉबी का परिवार लिविंग रूम में एक दूसरे को देखता रहा। उनके चेहरों पर सिर्फ हैरानी और डर था। वे सब एक दूसरे की आंखों में वही सवाल देख सकते थे, ध्रुव में इतना बदलाव कैसे आ गया? 2 साल पहले तक ध्रुव उनके लिए बस हाँ में हाँ मिलाने वाला था। वह घर में सबसे पहले उठता और सबसे देर से सोता, सुअर जैसा घटिया खाना खाता और गाय से भी ज्यादा मेहनत करता। कभी कभी तो उसे बेरहमी से पीटा भी जाता था। अब अचानक इतना बड़ा बदलाव, अब क्या करें? कैरन ने डरते हुए पूछा। वह भी ध्रुव से बुरी तरह डरी हुई थी। बॉबी गुस्से में बोला, जल्दी करो, अपने मायके से कार्ड ले आओ, हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर नहीं किया तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। क्विन के सूजे हुए चेहरे की परवाह किए बिना पूरा परिवार कैरन के मायके की ओर भागा। उनके लिए अभी सबसे जरूरी चीज उनकी संपत्ति थी। पिछले कई सालों से बॉबी का परिवार ध्रुव के माता पिता से मिले मुआवजे के 2 मिलियन पर ऐश कर रहा था। उन्होंने ध्रुव का पुराना घर भी किराए पर दे रखा था। ब्याज और किराया उनके जीवनयापन के लिए काफी था, इसलिए उन्होंने काम करने की जरूरत ही नहीं समझी। अब उनके पास बहुत कम पैसे बचे थे। अगर वो भी चले गए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब वे कार्ड लेकर बैंक पहुंचे और पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि उनका कार्ड काम नहीं कर रहा। बैंक ने उन्हें बताया कि उनके अकाउंट्स अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। यह सब ध्रुव ने प्लान किया था। वह उन्हें पहले उम्मीद देना चाहता था और फिर धीरे धीरे निराशा में डुबो देना चाहता था। बॉबी और उसके परिवार ने बैंक में खूब हंगामा किया। वे चिल्ला रहे थे कि यह उनकी संपत्ति है और उन्हें कोई हक नहीं छीन सकता। लेकिन बैंक वालों ने उन्हें ज्यादा देर हंगामा करने नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पूरा परिवार थाने बुलाया। वहां उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया और कहा गया
कि उन्हें 5 दिन की हिरासत में रखा जाएगा। थाने में ही बॉबी के परिवार को कोर्ट से समन मिला। समन में लिखा था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी अब जब्त कर ली गई है। यह सुनते ही पूरे परिवार को समझ आ गया कि उनका अंत आ चुका है। बॉबी के घर से निकलने के बाद ध्रुव ने वैन और गॉर्डन से कहा कि वे आंटी सैली के घर तक कार चलाएं ताकि वे उनका सामान लाने में मदद कर सकें। वह खुद अकेले आंटी डायना के घर गया। ध्रुव चाहता था कि आंटी डायना का परिवार भी आंटी सैली की तरह रिवर सिटी में सेटल हो जाए। वहां घर तैयार था। साथ ही वे गोल्डन लीफ होटल में काम कर सकते थे ताकि उनकी इनकम हो और वे आराम से रह सकें। बॉबी का मामला उसने पहले ही वकील के सुपुर्द कर दिया था और अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए उन्हें समझा भी दिया था। अब उसे इस मामले की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आंटी सैली की तरह आंटी डायना भी ध्रुव के लिए रोशनी की तरह थीं। वह हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थीं। जूनियर हाई स्कूल के बाद बॉबी ने ध्रुव पर खर्च करना बंद कर दिया था। ऐसे में ध्रुव के रहने खाने और पढ़ाई का खर्च उसकी 2 मौसियों ने संभाला। हाई स्कूल के तीसरे साल पढ़ाई के बढ़ते बोझ की वजह से आंटी सैली के घर में जेसी के साथ एक ही कमरे में रहना मुश्किल हो गया था। इसीलिए वह 1 साल के लिए आंटी डायना के घर रहने चला गया ताकि कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ाई कर सके। अब जब वह अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर चुका था तो सबसे पहले उसे अपनी दोनों मौसियों और उनके परिवारों का ख्याल रखना था। वह चाहता था कि वे आराम और सुकून से अपनी जिंदगी जी सकें। आंटी डायना का घर शू सिटी के पुराने रिहायशी इलाके में था। आंटी डायना और उनके पति पास की फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी सिर्फ एक बेटी थी, जूडी टैनर, जो ध्रुव से 4 साल बड़ी थी। ध्रुव अपनी जी वैगन लेकर उस इलाके में पहुंचा जो उसे अच्छी तरह से याद था। यह एक पुराना रिहायशी इलाका था, इसलिए गेट पर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। कार पार्क करने के बाद ध्रुव ऊपर आंटी डायना के घर की ओर बढ़ा। उस गलियारे से गुजरते हुए जहां वह 1 साल तक रहा था, ध्रुव थोड़ा भावुक हो गया। कॉलेज के बाद वह यहां बहुत कम आता था। यह ऐसा नहीं था कि वह कृतज्ञ था या किसी का अपमान करता था, लेकिन सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों में वह पार्ट टाइम काम करने चला जाता था। वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि आंटी सैली और आंटी डायना पर से बोझ कम कर सके। यही वजह थी कि वह अक्सर मिलने नहीं आ पाता था। आंटी डायना के घर की स्थिति आंटी सैली के घर से थोड़ी अलग थी। जब आंटी डायना ने जूडी को जन्म दिया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थीं और वह दोबारा मां नहीं बन सकी। इस घटना के चलते उनके और उनके पति के रिश्ते खराब हो गए। दोनों कई बार तलाक लेना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे हालात सुधर गए। साथ ही बेटे की चाहत पूरी न होने की वजह से ध्रुव के माता पिता के गुजरने के बाद उन्होंने उसकी कस्टडी के लिए काफी संघर्ष किया। हालांकि उस वक्त ध्रुव ने उन्हें नहीं चुना था। इसी कारण जब वह उनके घर में रहने आया तो अंकल एलेक्स टैनर को यह बात अच्छी नहीं लगी। ध्रुव 4थी मंजिल पर पहुंचा और आंटी डायना के घर का दरवाजा खटखटाया। दस्तक दस्तक। थोड़ी देर में पुराना सिक्योरिटी गेट अंदर से खुला और सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। यह आंटी डायना थी। ध्रुव, तुम तो रिवर सिटी की यूनिवर्सिटी में थे, यहां कैसे आ गए? अंदर आओ, डायना ने कहा। उनकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। चूंकि डायना का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह ध्रुव को अपने बेटे की तरह मानती थी। ध्रुव ने जवाब दिया, आंटी डायना, आज वीकेंड है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर मत खड़े रहो, डायना ने कहा और ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। कमरे में आते ही ध्रुव ने देखा कि लिविंग रूम में सोफा पर 7-8 लोग बैठे थे। चाचा एलेक्स, चचेरी बहन जूडी और चौथे चाचा लेस्ली के अलावा कुछ और लोग भी वहां थे।
बाकी लोग ध्रुव के लिए अननोन थे। अंकल एलेक्स, अंकल लेस्ली, जूडी। ध्रुव ने उनके पास जाकर बारी बारी से ग्रीट किया। तीनों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अंकल लेस्ली के साथ ध्रुव का रिश्ता न्यूट्रल था। न उन्होंने कभी उसकी मदद की, न ही उसके लिए कोई गलत फीलिंग्स रखी। आंटी डायना का और अंकल लेस्ली का परिवार काफी क्लोज था, लेकिन अंकल बॉबी ने ध्रुव की एक घटना के बाद उससे बात करना बंद कर दिया था। ध्रुव, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, डायना ने कहा। यह जूडी का बॉयफ्रेंड है, इसका नाम जूड होल्टन है, और ये उसके पेरेंट्स हैं। ये जूड की आंटी है और ये उसका कजन है। ध्रुव ने पोलाइटली उन सभी को नमस्ते कहा, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। उसी वक्त उसे फील हुआ कि कुछ सही नहीं है। जूडी की आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोई हो। अंकल एलेक्स भी विजिबली गुस्से में लग रहे थे। ससुराल वालों, ये मेरा भतीजा है, मेरे तीसरे भाई का बेटा। ये अभी रिवर सिटी में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहा है। डायना ने ध्रुव का इंट्रोडक्शन कराया। इसके बाद ध्रुव डायना के साथ किचन में चला गया। लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर काफी टेंस था और वह वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन डायना ने उसे वापस भेज दिया क्योंकि उसकी दूसरी आंटी लिसा किचन में थी और डायना को उनकी मदद चाहिए थी। कोई ऑप्शन न होने के कारण ध्रुव वापस लिविंग रूम में आकर सोफा पर बैठ गया और टीवी देखने का नाटक करने लगा। वह ओरिजिनली अपनी आंटी डायना को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताने और उन्हें अपने साथ रिवर सिटी में रहने के लिए कन्विंस करने आया था, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वह कुछ भी कह नहीं पाया। उसे सही मौके का इंतजार करना पड़ा। उसी बीच जूडी के होने वाले ससुर ने बात शुरू की। तो आप हमारे सजेशन के बारे में क्या सोचते हैं? मैं सहमत नहीं हूं, एलेक्स ने गुस्से से कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? जूडी के होने वाले ससुर बोले। मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि मेरा बेटा इस टूटे फूटे घर में आकर रहे। यहाँ कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तुम एजुकेशन के इश्यू को कैसे सॉल्व करोगे? अगर ये दोनों इतने डीपली इन लव ना होते तो मैं अभी इस रिश्ते को तोड़ देता। मां, आप क्या कह रही हैं? झूठ चिल्लाया। चुप रहो, झूठ, उसकी मां ने सख्ती से कहा। मुझे मत बताओ कि तुम सच में अपनी पूरी लाइफ यहां बिताने की सोच रहे हो। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें इनके साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगी। झूठ ने कुछ नहीं कहा। वह इस जगह पर हमेशा नहीं रहना चाहता था। एलेक्स बहुत गुस्से में थे और कड़ी बातों से इसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन कुछ कह नहीं सके। उनकी फैमिली कंडीशन झूठ के परिवार से भी खराब थी। झूठ से शादी करके उनके साथ रहने की उम्मीद करना सच में बहुत ज्यादा था, लेकिन जूडी उनकी इकलौती बेटी थी और वे नहीं चाहते थे कि वह घर छोड़कर चली जाए। वे चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिता सकें। अगर उनकी बेटी की शादी बाहर हो जाती तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को अकेले रहना पड़ता। तभी डायना बाहर आईं और बोलीं, दरअसल हमने पहले ही घर खरीदने का डिसीजन ले लिया है। हम कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, इसलिए आपको उनके बच्चे की एजुकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर खरीदना? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं जानता? तुम और तुम्हारे पति दोनों सिंपल लेबरर्स हो, तुम घर नहीं खरीद सकती। तुम्हें पता है आजकल घर कितने महंगे होते हैं। सेकंड हैंड घर भी सस्ते नहीं होते और कोई रास्ता नहीं है कि मेरा बेटा शादी के बाद सेकंड हैंड घर में रहे। डायना चुप रह गई। असल में वे स्कूल जोन में एक पुराना मकान खरीदने की सोच रहे थे, जो काफी पुराना था। नया घर खरीदना उनके बस में नहीं था। जूडी धीरे धीरे रोने लगी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि शादी के बाद झूड उनके साथ आकर रहे, लेकिन झूड के माता पिता पूरी तरह से डिसएग्री थे। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जूडी का परिवार उतना वेल ऑफ नहीं था जितना झूड का। जूडी खुद भी चाहती थी कि उसका बच्चा अच्छे एजुकेशनल एनवायरनमेंट में बड़ा हो, लेकिन
वह अपने पेरेंट्स के लिए बुरा फील कर रही थी, इसलिए वह जूड के पेरेंट्स के साथ पूरी तरह अग्री नहीं हो पा रही थी। हालांकि चूंकि वह पहले से प्रेग्नेंट थी, शादी को आगे टाला नहीं जा सकता था। अब यह तय करना जरूरी हो गया था कि शादी के बाद वे कहां रहेंगे। जूड ने बस चुपचाप जूडी के कंधे पर हाथ रखा। उसके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। कुछ देर तक बातचीत सुनने के बाद ध्रुव को फाइनली सब समझ में आ गया। जूडी प्रेग्नेंट थी और जल्द ही शादी करनी थी। अंकल एलेक्स चाहते थे कि शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा उनके साथ रहने आए, लेकिन जूडी के ससुराल वाले आंटी डायना के परिवार की खराब फाइनेंशियल स्थिति और बच्चे की एजुकेशन की वजह से इसके खिलाफ थे। यह मुद्दा पिछले 1 महीने से चल रहा था। जूडी का बच्चा दिन ब दिन बड़ा हो रहा था, इसीलिए शादी को डिले नहीं किया जा सकता था। लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिला जिस पर दोनों पक्ष अग्री कर सकें। ध्रुव को लगा कि अब समय उसके पक्ष में है। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि आंटी डायना और उनका परिवार रिवर सिटी में सेटल हो जाए, खासकर तब जब वे इतने सालों से यहां रह रहे थे। अगर जेसी ना होती तो आंटी सैली के परिवार को कन्विंस करना भी मुश्किल हो जाता। अब सही वक्त था एक सॉल्यूशन देने का। चूंकि जूडी के ससुराल वाले सेकंड हैंड घर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस में जो फर्स्ट हैंड घर है उसकी कीमत $100 मिलियन है। शायद वे इसे एक्सेप्ट करने में झिझक नहीं करेंगे। यदि ससुराल वाले एजुकेशन को लेकर चिंतित थे, तो साउथ रिवर प्रांत का सबसे अच्छा स्कूल साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के बिल्कुल पास था। यहां तक कि एक किंडरगार्टन भी था। इस बार उनके पास इस बात को मना करने का कोई कारण नहीं हो सकता था। ध्रुव का मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। लंच के दौरान वह खुशी खुशी खाना खाने लगा। एक तो वह अच्छे मूड में था और दूसरी बात यह थी कि आंटी डायना के हाथ का बना खाना खाए उसे काफी टाइम हो गया था। ध्रुव ने बहुत सारा खाना खा लिया। वैसे भी अपने फिजिकल स्टैट्स को बनाए रखने के लिए उसे ज्यादा खाना पड़ता था। जब जूड के परिवार ने ध्रुव को इतने चाव से खाते देखा तो उन्होंने सिर हिलाया। उन्हें यह सोचकर हैरानी हो रही थी कि ध्रुव कितने दिन से भूखा होगा और क्या वह सिर्फ खाने के लिए यहां आया है। हालांकि बाकी लोगों ने ज्यादा खाना नहीं खाया। दंपति के निवास का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ था और कोई भी लंच एंजॉय करने के मूड में नहीं था। खास तौर पर आंटी डायना का परिवार बिल्कुल भी भूखा नहीं था। उनके चेहरे चिंता में डूबे थे। जूडी ने तो एक भी निवाला नहीं खाया। खाना खत्म करने और टेबल साफ करने के बाद सभी लोग फिर से इसी मुद्दे पर बात करने बैठ गए, लेकिन किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी। इसी बीच ध्रुव को एक आइडिया सूझा। वह खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास एक आइडिया है और मुझे यकीन है कि आप सब इससे सहमत होंगे। सभी ने उसकी ओर देखा। जूडी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्या आइडिया है? डायना ने पूछा। आंटी डायना, आप सब रिवर सिटी में शिफ्ट हो जाइए। वहां न सिर्फ माहौल बहुत अच्छा है, बल्कि एजुकेशन का लेवल भी काफी हाई है। आगे ग्रोथ के लिए भी बहुत स्कोप है, ध्रुव ने कहा। इससे पहले कि डायना कुछ कहती, जूड की मां गुस्से में बोल पड़ी। रिवर सिटी में शिफ्ट हो जाओ? कैसे? तुम्हें पता है रिवर सिटी में घर कितने महंगे हैं? ये लोग तो शू सिटी के स्कूल जोन में नया घर भी नहीं खरीद सकते, और तुम कह रहे हो कि रिवर सिटी में शिफ्ट हो जाओ? क्या तुम पागल हो गए हो? डायना ने सोचा था कि ध्रुव के पास सचमुच कोई अच्छा आइडिया होगा, लेकिन जैसे ही उसने सुना, उसे एहसास हुआ कि यह कितना अविश्वसनीय है। अगर वे रिवर सिटी में रह सकते तो यहां इस तरह बहस करने की नौबत ही नहीं आती। जूडी की आंखों में जो उम्मीद की चमक थी वह एकदम बुझ गई। आंटी डायना, मैं वास्तव में आपसे कुछ बात करने आया था। मैं चाहता हूं कि आप रिवर सिटी में शिफ्ट हो जाएं। मैं आपको वहां अपने पिता जैसा सम्मान देना चाहता हूं और उन सालों की देखभाल का कर्ज चुकाना चाहता हूं जो आपने मेरे लिए की है।
मैंने पहले ही आपके लिए रिवर सिटी में रहने का इंतजाम कर लिया है, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। लेकिन वहां मौजूद किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। डायना और एलेक्स को लगा कि ध्रुव झूठ बोल रहा है। उन्होंने अपने होने वाले ससुराल वालों के सामने खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। झूठ के परिवार ने ध्रुव को मजाकिया नजरों से देखा। तुम्हारा नाम ध्रुव है ना? इतने बड़े झूठ मत बोलो। ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम रिवर सिटी में घर खरीद सकते हो, और वो भी अपनी मौसी डायना को गिफ्ट करने के लिए। तुम तो अभी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सच में रिवर सिटी में घर खरीद पाओगे? लगता है तुम्हारा दिमाग यूनिवर्सिटी में ही खराब हो गया है, झूठ की मां ने ताने भरे लहजे में कहा। बिल्कुल। क्या तुम्हें पता भी है कि रिवर सिटी में घर खरीदना कितना महंगा है? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो वहां घर खरीद सकते हो? कम से कम इतनी अविश्वसनीय बात कहने में थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए। कौन जानता है तुम अपने यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचे? शायद वो भी कोई संदिग्ध यूनिवर्सिटी होगी, है ना? झूठ की चाची ने जोड़ा। हम बाद में जानेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, लेकिन अगर देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक साउथ रिवर यूनिवर्सिटी को संदिग्ध माना जाता है, तो मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप किसे अच्छा मानते हैं, ध्रुव ने जवाब दिया। क्या? साउथ रिवर यूनिवर्सिटी? साउथ रिवर प्रांत के लोग एसआरयू की रेपुटेशन को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव एसआरयू का स्टूडेंट होगा। उनके पूरे बड़े परिवार में अब तक कोई भी एसआरयू में एडमिशन लेने में सफल नहीं हुआ था। तो क्या हुआ अगर तुम एसआरयू में पढ़ते हो? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपनी मर्जी से झूठ बोलने का अधिकार मिल गया, झूठ की चाची ने गुस्से में कहा। आप जो चाहें सोच सकती हैं, लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि मैंने वाकई आंटी डायना और उनके परिवार के लिए एक घर तैयार किया है, तो क्या आप जूडी और उसके बॉयफ्रेंड को शादी के बाद आंटी डायना के साथ रहने देने के लिए मान जाएंगी? और साथ ही उनका पहला बच्चा जूडी का सरनेम लेगा? ये कैसा रहेगा? ध्रुव ने गंभीरता से पूछा। जरूर, अगर तुम उनके लिए रिवर सिटी में एक अच्छा घर ढूंढ सकते हो तो मैं मान जाऊंगी, झूठ की मां बोली। कुछ सोचने के बाद उन्होंने शर्त जोड़ी, लेकिन घर रिवर सिटी में होना चाहिए। वह किसी ग्रामीण इलाके में नहीं हो सकता और स्कूल के पास होना चाहिए। साथ ही घर कम से कम 200 वर्ग मीटर का होना चाहिए। उन्हें यकीन नहीं था कि ध्रुव जैसे कॉलेज के स्टूडेंट के पास रिवर सिटी में घर खरीदने की कैपेसिटी है, और वह भी गिफ्ट करने की। अगर ध्रुव ने किसी सस्ते घर से उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने ये शर्तें पहले से ही रख दी। जरूर, क्या आप कार चलाकर आई हैं? ध्रुव ने पूछा। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि अब ऐसा जमाना आ गया है कि लोग कार नहीं रखते? हमारे पास भी कार है। बहुत बढ़िया, फिर बाद में मेरे साथ चलिए। इसके बाद ध्रुव ने डायना की ओर देखा और कहा, आंटी डायना, चलिए रिवर सिटी में घर देखने चलते हैं। ध्रुव, आंटी डायना ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। मुझ पर भरोसा कीजिए आंटी डायना, ध्रुव ने ईमानदारी से उनकी ओर देखा। डायना ने उसे कुछ देर देखा और फिर कहा, ठीक है। उन्हें यकीन था कि ध्रुव उनसे झूठ नहीं बोलेगा। अंकल एलेक्स, जूडी, आप लोग भी हमारे साथ चलिए, ध्रुव ने कहा। इसके बाद सब नीचे जाने लगे। झूठ का परिवार ध्रुव और डायना के पीछे पीछे चला। वे देखना चाहते थे कि ध्रुव इस झूठ को कैसे छुपाने वाला है। अगर डायना का परिवार शर्मिंदा होता तो वे शादी के बाद जूडी के बॉयफ्रेंड को उनके साथ रहने के लिए कहना बंद कर देते। लेकिन जैसे ही झूठ के परिवार ने ध्रुव को अपनी बेंच जी क्लास का दरवाजा खोलते देखा, वे चौंक गए। शू सिटी में उनका खुद का परिवार भी संपन्न था। उनके पास घर और एक कार थी, लेकिन वह एक छोटी कार थी जिसकी कीमत मुश्किल से 1 लाख से थोड़ी ज्यादा थी। बेंज जैसी लग्जरी कार चलाना उनके लिए सिर्फ सपना था। जी वैगन की तो बात ही अलग थी।
ये बेंज के सबसे शानदार मॉडलों में से एक है। यह ध्रुव की तरफ से उनके मजाक का सबसे बढ़िया जवाब था, जिसमें उन्होंने उसे झूठा कहा था। होल्टन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल पड़ गया। यहां तक कि डायना और एलेक्स का परिवार भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे स्तब्ध रह गया। जूड के परिवार का तो कोई जवाब ही नहीं था। शू सिटी में बेंज पहले से ही एक लग्जरी कार मानी जाती थी। पोर्श या फेरारी जैसी कारों के बारे में शायद उन्हें उतनी समझ नहीं थी, लेकिन बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसे ब्रांड उनके लिए लग्जरी का प्रतीक थे। उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ध्रुव ऐसी शानदार कार चला सकता है। अब उन्हें यह मानने में उतनी परेशानी नहीं हो रही थी कि ध्रुव रिवर सिटी में घर खरीदने की क्षमता रखता है। आंटी डायना, अंदर आइए, ध्रुव ने यात्री सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। ध्रुव, क्या यह तुम्हारी कार है? डायना ने हैरानी से पूछा। हाँ, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने इसे कैसे खरीदा? आंटी, इसकी चिंता मत कीजिए, पहले अंदर बैठिए। जब हम वहां पहुंचेंगे तब मैं सब कुछ समझा दूंगा। और हां, मैंने कुछ भी गलत या गैरकानूनी नहीं किया है, बस मुझ पर भरोसा रखिए, ध्रुव ने कहा। डायना ने कुछ और नहीं पूछा और चुपचाप यात्री सीट पर बैठ गईं। हालांकि उनके मन में अब भी यह सवाल चल रहा था कि कहीं ध्रुव का पैसा गलत कामों से तो नहीं आया। ध्रुव ने कार स्टार्ट की और रिवर सिटी की ओर बढ़ने लगा। पीछे खड़े जूड के परिवार के चेहरे पर असमंजस साफ दिख रहा था। गोल्डन लीफ होटल के सामने गाड़ी रुकते ही डायना और बाकी लोग चौंक गए। ध्रुव, हम यहां क्यों आए हैं? डायना ने पूछा। बाकी सब भी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। चिंता मत कीजिए आंटी, मुझे सब कुछ संभालने दीजिए, ध्रुव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। डायना ने एक बार फिर विरोध नहीं किया। वह यह देखकर संतुष्ट थीं कि ध्रुव अब बड़ा और जिम्मेदार हो चुका है। जैसे ही वे लोग गोल्डन लीफ होटल के भव्य हॉल में पहुंचे, होटल की नई मैनेजर दौड़ते हुए उनकी तरफ आई। वह अभी अभी कुछ वीआईपी मेहमानों को उनके कमरों तक छोड़कर लौटी थी जब उसे ध्रुव के आने की खबर मिली। सर, ध्रुव, गोल्डन लीफ होटल में आपका स्वागत है। आपका प्री ऑर्डर किया हुआ डिनर तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए, मैनेजर ने विनम्रता से कहा। मैनेजर ने उनके लिए दरवाजा खोला और ध्रुव सबसे आगे अंदर चला गया। उसके पीछे डायना, एलेक्स और जूड का परिवार भी अंदर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। विशाल टेबल पर तमाम शानदार और महंगे पकवान सजाए गए थे। भाप के साथ उठती खाने की खुशबू ने पूरे कमरे को महका दिया था। डायना और जूड का परिवार बस यह सोचते रह गए कि आखिर ध्रुव ने यह सब कैसे किया। विशाल झींगे और राजा केकड़े टेबल पर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे थे। वहां कुछ ऐसे व्यंजन भी थे जिन्हें वे पहचान नहीं पा रहे थे। सब कुछ टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले महंगे खाने से भी ज्यादा शानदार लग रहा था। दोनों परिवार पहले से ही भूखे थे और खाना देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। ध्रुव ने पहले आंटी डायना के लिए कुर्सी खींची, फिर बाकी सबको बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद भी सब अपने व्यवहार को लेकर काफी सचेत थे। जब ध्रुव ने डायना को कुछ व्यंजन परोसने में मदद की और खुद खाना शुरू किया, तभी बाकियों ने भी कटलरी उठाई। खाने से पहले जूड, उसकी बहन और जूडी ने अपने फोन निकाले और डिशेज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू कर दी। वे अपनी शान दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ ही समय में उनके दोस्तों के कमेंट्स आने लगे। किसी ने तारीफ की तो किसी ने मजाक में जलन जताई। इतने शानदार खाने को देखकर जलन होना लाजमी था। जूडी ने अपनी पोस्ट में कैप्शन लिखा, मेरे कजिन का शानदार आतिथ्य। लेस्ली के घर पर लेस्ली और उनकी पत्नी लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनका बेटा सेड्रिक आज अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने गया था क्योंकि वीकेंड था। इसी बीच सेड्रिक ने अपने फोन पर जूडी का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा।
पोस्ट में दिखाए गए शानदार खाने को देखकर वह दंग रह गया। झींगे और राजा केकड़े देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वह फौरन लिविंग रूम की ओर भागा। माँ, पापा, आप लोग आज आंटी डायना के घर गए थे, है ना? मुझे क्यों नहीं ले गए? मैं भी इतना अच्छा खाना खा लेता। उसे लगा कि ये तस्वीरें लंच के दौरान ली गई थीं। उसने अपना फोन लेस्ली और लिसा को दिखा दिया। लेस्ली और लिसा ने जब तस्वीरें देखीं, तो उनकी आंखें फैल गईं। इतना शानदार खाना उन्होंने पहले सिर्फ टीवी पर देखा था। वे अंदाजा लगाने लगे कि उस खाने की कीमत कितनी होगी। जूडी के कैप्शन से उन्हें समझ में आ गया कि यह वही डिनर था जो ध्रुव ने दोनों परिवारों को दिया था। ध्रुव वाकई सफल हो चुका था। उसने डायना के परिवार को रिवर सिटी में एक घर देने का वादा भी किया था, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसका लेस्ली के परिवार को कोई फायदा नहीं मिल सकता था। ध्रुव के चाचा होने के नाते लेस्ली के पास एक वक्त ऐसा मौका था कि वह ध्रुव के साथ अच्छे रिश्ते बना सकता, लेकिन जब $2 मिलियन के मुआवजे को लेकर उनके रिश्ते खराब हो गए तो लेस्ली ने ध्रुव से दूरी बना ली। अब लेस्ली ने फोन एक तरफ रख दिया और कहा, यह वो खाना नहीं था। हमने डायना के साथ जो लंच किया था वह सादा घर का खाना था। तो ये डिनर है? क्या हम आंटी डायना के परिवार के करीब नहीं हैं? उन्होंने हमें खाने पर क्यों नहीं बुलाया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं देखा। सेड्रिक ने थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं भी ये खाना चाहता हूं। लेस्ली पहले से ही ध्रुव के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का मौका चूकने से चिढ़ा हुआ था। सेड्रिक के गुस्से ने उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने अपने बेटे पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें बस खाना चाहिए, जाओ अपने कमरे में और अपना होमवर्क खत्म करो। अगर तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो तुम बस फालतू खाना ही खाओगे। सेड्रिक दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लेस्ली उस पर इस तरह चिल्लाएगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह अपने कमरे में भाग गया। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें क्या हो गया है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तुम हमारे बेटे पर गुस्सा निकाल रहे हो, लिसा ने गुस्से से कहा। मैंने तुमसे कहा था कि ध्रुव के साथ अच्छा व्यवहार करो, आखिर वो तुम्हारा भतीजा है। लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब जब वो इतना अमीर हो गया है तो तुम्हें पछतावा हो रहा है। क्या फायदा अब? लेस्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सोफे पर लेट गया। असल में जब ध्रुव ने बॉबी के साथ रहने का फैसला किया था तो लेस्ली ने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसे बस इतना पता था जितना डायना ने बताया था। डायना ने कहा था कि बॉबी की देखरेख में ध्रुव की हालत ठीक नहीं थी। ये सब बाल शोषण के संकेत थे। डायना ने उम्मीद की थी कि लेस्ली इसमें कुछ मदद करेगा, लेकिन लेस्ली ने तब कहा था, ध्रुव को जो मिल रहा है वो उसकी ही समस्या है। अब ध्रुव एक अमीर इंसान था। वो लग्जरी कार चला सकता था, डायना के परिवार के लिए घर खरीद सकता था और उनके लिए शानदार डिनर अरेंज कर सकता था। लेस्ली को अब पछतावा हो रहा था। वह जितना ईर्ष्यालु था उतना ही शर्मिंदा भी महसूस कर रहा था। उसे उस समय ध्रुव के लिए कुछ चिंता दिखानी चाहिए थी। काश मुझे पता होता, लेस्ली ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। लिसा ने अब और कुछ नहीं कहा। वह लेस्ली को ध्रुव के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए राजी कर सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ बातें की, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब स्थिति यह थी कि डायना, जो पहले आर्थिक रूप से कमजोर थी, ध्रुव की वजह से भाई बहनों में सबसे अमीर हो गई थी। ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। डिनर के दौरान डिनर टेबल पर लगभग 1 दर्जन व्यंजन थे। उन 9 लोगों को यह खाना खत्म करने में पूरे 2 घंटे लग गए। ध्रुव ने सबसे ज्यादा खाया। उसकी भूख बढ़ गई थी क्योंकि उसकी शारीरिक कंडीशन में भी सुधार हुआ था। बाकी लोगों की बड़ी भूख देखकर वह हैरान था।
उसे समझ नहीं आया कि वे लोग इतना खाना क्यों खा रहे थे। असल में वे इसलिए इतना खा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना शानदार खाना कभी नहीं देखा था। वे खाना बर्बाद करने से हिचक रहे थे। भले ही उनका पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी वे खाना छोड़ने के बजाय ज्यादा खा रहे थे। वे थोड़ा आराम करते और तब तक खाते रहे जब तक कि लगभग सब कुछ खत्म नहीं हो गया। फिर उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए। जूड और दो अन्य युवतियों ने तो बीच बीच में अपने मोबाइल फोन निकालकर इन व्यंजनों के बारे में सर्च भी किया। खाने के बाद ध्रुव ने होटल मैनेजर से कहा कि सभी के लिए कुछ हाई क्लास स्वीट्स अरेंज कर दें ताकि वे रात भर आराम कर सकें। आज रात घर देखने जाना मुश्किल है, ध्रुव ने कहा। सभी डीलिंग स्टाफ पहले ही घर जा चुके हैं। कागजात पर साइन करने के लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन नाश्ते के बाद ध्रुव सभी को साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस ले गया। ध्रुव की जी वैगन तो आसानी से कंपाउंड के अंदर चली गई, लेकिन जूड के परिवार की सस्ती कार को सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया। ये गार्ड यहां कई सालों से काम कर रहे थे। उन्होंने कभी किसी लो प्राइस कार को अंदर आते नहीं देखा था। दरअसल ध्रुव की जी वैगन को भी यहां की सबसे सस्ती कार माना जाता था। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? गार्ड चिल्लाया। चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। गार्ड को लग रहा था कि ऐसी सस्ती कार में आने वाले लोगों का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जूड के साथियों ने शांति बनाए रखी। भाई साहब, ये लीजिए, एक सिगरेट रख लीजिए। साथी ने गार्ड को सिगरेट देते हुए कहा, हम आगे वाली कार को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। गार्ड थोड़ा असहज था। आखिर ये बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित क्षेत्र था। गार्ड ने सिगरेट ले ली। उसने वॉकी टॉकी पर सूचना दी, नंबर 6, अभी अभी एक बेंज जी क्लास आई है। ड्राइवर को अपने निवास प्रमाण पत्र के साथ मुख्य गेट पर आने को कहिए। यहां एक आगंतुक है। वॉकी टॉकी के दूसरी ओर से जवाब आया, कॉपी। फिर सुरक्षा गार्ड ने जूड के पिता से अहंकार भरे लहजे में कहा, अपनी गाड़ी साइड में लगाओ और कहीं भागने की कोशिश मत करना। यह जगह तुम्हारी मर्जी से घुसने की नहीं है। जूड की मां और चाची का पारा चढ़ गया। शू सिटी में उन्हें कभी इस तरह का बर्ताव नहीं झेलना पड़ा था। तुम्हारा मतलब क्या है? यह कैसी जगह है जहां हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते? जूड की मां ने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ एक मामूली गार्ड हो। अगर हम यहां के किराएदार बन गए तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से तुम्हारी नौकरी खा लेंगे। चाची ने भी समर्थन में कहा, बिल्कुल सही। तुम कौन हो इतने अकड़ने वाले? याद रखना, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। सुरक्षा गार्ड ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, तुम लोग किराएदार और मुझे नौकरी से निकाल दोगे? पता भी है यह जगह कहां है। यह साउथ रिवर प्रांत का सबसे महंगा इलाका है। यहां सबसे सस्ता घर 50 मिलियन का है और कीमतें 400 मिलियन तक जाती हैं। तुम लोग सपने देखते रहो। गार्ड के ताने सुनकर कार में बैठे लोग सन्न रह गए। यहां सबसे सस्ते घर की कीमत 50 मिलियन, 400 मिलियन तक, ये आंकड़े उनकी सोच से परे थे। शू सिटी में उनका घर 4-5 लाख डॉलर का था। यहां के घरों की कीमत उनके घर से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। सुरक्षा गार्ड को उनकी चुप्पी से लगा कि वे गांव के लोग हैं। उसने हंसते हुए जोड़ा, अपनी गाड़ी साइड में लगाओ, रास्ता मत रोकना। यहां हर आने जाने वाला बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग उनका समय बर्बाद नहीं कर सकते। जूड के पिता ने तुरंत गाड़ी साइड में लगा दी और ध्रुव के आने का इंतजार करने लगे। अब कार में बैठे लोगों को याद आया कि ध्रुव उन्हें घर दिखाने लाया था। क्या घर इसी इलाके में था? क्या सच में वह घर जिसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन है हमारे बेटे को शादी में गिफ्ट में मिलेगा? कार में बैठे तीनों के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। वे अचानक मिले इस भाग्य से पूरी तरह चकित थे।
दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं